समझ गए? तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, जब ब्रिटिश जब भारत में आते हैं तो ऑलरेडी पुर्तगाली सत्ता जब रहती है अपनी चरम पे रहती है, तो कोई आदमी, अगर आप ये चीज को बर्दाश्त करोगे, आपका मान लीजिए किराना का दुकान है, सामने आके एक आदमी और भी खोल ले, अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे 100 रुपये का व्यापार होता था बट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या था, ब्रिटिश जहाँ पे व्यापार कर रही थी भारत में, तो वहां पे पुर्तगाली जब व्यापार जब भारत में कर रही थी, तो ब्रिटिश सत्ता जब यहाँ पे व्यापार करने के लिए आती है, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब उनको कौन करता है? पुर्तगाली करता है। जहांगीर के दरबार में जब जाते हैं, जहांगीर से बोलते हैं 1609 में से मुझे यहाँ पे एक मतलब कोठी स्थापित करने के लिए दे, तो जहांगीर के ऊपर पुर्तगाली जो था बहुत अधिक मतलब क्या करता है, प्रभाव मतलब दबाव बनाता से नहीं, इनको कोठी खोलने की अनुमति नहीं दिया जाए। लेकिन जहांगीर को सबसे अधिक इंप्रेस कब कर पाता है ये, तो 1611 या 12 में, 11 कहीं पे लेता कहीं 12 भी लिखा हुआ है, कैप्टन मिडल्टन ने 12 में ही सूरत के निकट सवाली की लड़ाई में, ठीक है, पुर्तगालियों को पराजित करता है। जब ये बात जो जहांगीर को पता चलता है तो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, चलो पुर्तगाली को टक्कर देने के लिए कोई तो आया, ठीक है। तो 1611 में जब वहां पे 12 में जब पराजित करते तो 1613 में सूरत में, ठीक है, कारखाना स्थापित करने की अनुमति मतलब दे दी जाती है। जबकि 1611 में मसूलीपट्टनम की बात करेंगे तो अंग्रेज के द्वारा मतलब, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कारखाना स्थापित किया जा चुका था। बाद में पश्चिम तट पे अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की मतलब अनुमति मिल जाती है। अब बात करेंगे हॉकिंस एवं थॉमस लो की बात करेंगे। जैसा कि विलियम हॉकिंस ने 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा, ठीक है। तो जब जहांगीर के दरबार पहुंचा तो सूरत में कारखाना खोलने में असफल क्यों रहा? क्योंकि पुर्तगालियों का मतलब क्या था, दबाव था। फिर 1615 में सर थॉमस लो को मुगल दरबार में भेजा गया। दोनों के दोनों किसके दूत थे? थॉमस लो। अरे थॉमस लो तो गया, किसी का दूत बन के गया होगा ना, किसका दूत बन कर गया थॉमस लो? जेम्स पर बिल्कुल, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर गया, ठीक है। और 1619 ईस्वी तक वहां रुका गया, ठीक है। मतलब 15 में गया, 19 तक वहां पे रुका। यद्यपि मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाना स्थापित करने और उसे विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित की गए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिज्ञ कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना, नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूल करते थे, ठीक है। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधि और षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया, ठीक है। 1620 में एक युद्ध होता है जिसमें मतलब नौसेना का युद्ध कहते हैं। इसमें मतलब ब्रिटिश के द्वारा किसे पराजित किया जाता है? तो पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों के साथ जो खतरा जो था लगभग ब्रिटिश को समाप्त हो गया। और 1633 में मुगल सेना ने बंगाल के हुगली से पुर्तगालियों का मतलब मार भगाया, क्योंकि पुर्तगाली वहां पे क्या चीज का केंद्र बना दिए थे? हुगली नदी को लूटपाट का सेंटर बना दिए थे, लूटपाट करते थे। इसलिए 1633 में मुगल सेना ने बंगाल से पुर्तगालियों का मतलब भगा दिया, ठीक है। कौन शासक हो जाएंगे 1633 में? जहांगीर का शासनकाल 27 तक रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा? जहांगीर के शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहेगा, ठीक है। 1627 के बाद शासक जो हो जाएंगे शाहजहां, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार किस तरीके से भारत में होता है। तो पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भरूच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए। भरूच किस राज्य में पड़ता है? भरूच गुजरात। गुजरात। और बिल्कुल दोनों गुजरात में ही में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा के दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की, ध्यान रखिएगा। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, ठीक है। और इसी क्रम में 1622 में अंग्रेजों ने क्या बोले ओमरुजपुर पे मतलब कब्जा कर लिया। एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके पश्चात पुर्तगालियों के आक्रमण से मतलब क्या थे, वो सुरक्षित हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश जब भारत में आएंगे तो यहाँ पे मतलब क्या थे, इन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू करें। इसी के तरफ मद्रास को मतलब पट्टा पे ले लिया जाता 1639 में। और 1639 में मद्रास की स्थापना होती, जिसका श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? इस व्यक्ति को जाता है, लुसेंट के क्लास में कल ही परसों पढ़ाए हैं। और मद्रास की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? ये गुड़िया क्या? तो बॉम्बे का था। चंद्रगिरी क्या? चंदगी तो जगह का नाम है, जगह जगह का स्थापना, फ्रांसिस डे।
हाँ ठीक है। फ्रांस। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने का, अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर के शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास मतलब छीन लिया। वहां पे सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। ये भी ध्यान में, सेंट जॉर्ज किला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मद्रास में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके भीतर मतलब कारखाने भी खोले गए। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 52-54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी का नाम विवाह किया गया। पुर्तगाली राजकुमार का नाम क्या था? पुर्तगाली राजकुमार का नाम बताइए। कैथरीन। कैथरीन। बिल्कुल, चार्ल्स। कैथरीन द ब्रेगेंजा। क्या नाम था? कैथरीन द ब्रिगेंजा। ब्रेगेंजा नाम था। ठीक है, जिसमें से मतलब दहेज स्वरूप उसे बंबई टापू मिल गया। बंबई पहले क्या था? टापू था। बम्बई क्या है? कितने टापू का मतलब शहर था? बम्बई में कितने टापू थे? 10। 7 टापू। 7। 7। कितने टापू थे? 7। 7 टापू थे। ठीक है, मुंबई में कितने टापू थे? 7 टापू 7। थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड के वार्षिक किराए के मामूली किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। कब दिया गया? कब दिए चार्ल्स ने इसे? कब दिया? 1687 में। 1687 में देता है तो 1687 में देता है। 63। अच्छा हाँ। उसके बाद 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था मुख्यालय सूरत से मतलब क्या करता? बंबई ले आती है। ठीक है, ध्यान में, धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सनडेन ने, ध्यान में रखिएगा, और जेराल्ड ऑन्गियर और सर जॉन चाइल्ड ने प्रशासन के द्वारा समृद्धि की तरफ बढ़ने लगे। अब बंबई शहर का स्थापना का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। किसे जाता है? उंगलियार। बिल्कुल, क्या नाम है इसका? ऑन्गियार को जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे चार्ज ऑक्सनडेन, जेराल्ड ऑन्गियार और बात करेंगे सर जॉन चाइल्ड। तीनों ने मिलकर मतलब क्या किया? बंबई के मतलब समृद्धि का मतलब विकास किया। ध्यान में रखिएगा। आप पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव किस तरीके से देखने को मिलता है? तो 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में ओडिशा के बालासोर, ये याद रखिएगा, पूर्वी भारत में पहला जो फैक्ट्री जो इसने जो स्थापित किया ओडिशा के बालासोर में किया 1633 में। ठीक है, 1651 में बंगाल में हुगली में कारखाने स्थापित किए। दोनों याद रहेगा। बंगाल के हुगली में कब कारखाने स्थापित किए? यह प्रश्न पूछा हुआ है। 1651 में। ठीक है, 1633 में ओडिशा के बालासोर में। ठीक है, उड़ीसा के बालासोर। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खोले गए। 1658 में बंगाल, बिहार, ओडिशा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का धान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों से ले जाना पड़ता था। इसके लिए कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने दरबार इन बाधाओं को दूर करने का भी प्रयत्न किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2-3 चीजें निकल कर आती है। 1651, ठीक है, 1651, 1656 और 1751 में प्राप्त फरमानों ने उन्हें विधवाओं मतलब बाधाओं से मतलब क्या होगा? मुक्ति मिल गया। ठीक है, विशेष प्रकार के मतलब डिक्लेरेशन किया जाता था वहां के राजाओं के द्वारा, जो बहुत अधिक मतलब इनका बाधाएं जो थी उनसे मतलब इनको मुक्ति मिल गया। ठीक है, इसके बदले में उनको क्या करना पड़ता? फिक्स अमाउंट जो था, जो स्थानीय राजाओं को मतलब देनी पड़ती थी। ठीक है, 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया। इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर एक तरह का वैसे कर था जो कि मतलब जो कि गैर मुस्लिम से लिया जाता था, धार्मिक कर था। इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह पे शुल्क रहित, विदाउट शुल्क के व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक कलकत्ता का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ कोलकाता कौन था? किसने कलकत्ता का मतलब संस्थापक का नाम बताइए, क्या होगा? जॉब चार्नक। बिल्कुल, जॉब चार्नोक हो जाएंगे। ठीक है, कब किया गया था कलकत्ता को, कब स्थापित कब किया गया था कलकत्ता को? 1600 1690 में। 98 में। ठीक है, कुछ याद नहीं है। ठीक है, 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 में फरमान के द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज को दे दी। ठीक है, किसने दिया? और एक्चुअली में शाह शुजा था। ठीक है, और मतलब दिया तो मतलब औरंगजेब नहीं, लेकिन वहां का लोकल जो था शाह शुजा था। ठीक है, अब शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानटी में कारखाना स्थापित कर लिया। कौन सा जगह? सूतानटी में, और इसे किलाबंद कर दिया। 1696 आप देखोगे कि जमींदार जिसका नाम था शोभा सिंह। क्या?
सूता नदी कहाँ पड़ता है? और बंगाल में? सूता नदी बंगाल में चलता है। ये सारा मिलकर मतलब क्या कह रहा है, सूता नदी, गोविंदपुरा, कालीकटा मिलकर ये सारा पहले गांव हुआ करता था। इस सारे गांवों को मिला के कलकत्ता शहर बनेगा, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे किलाबंदी करने लगे। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दिया और 1698 में 1200 रुपए की कंपनी ने जमींदारी, 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार अर्थात तो राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया, ठीक है। इसमें कौन कौन गांव में राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता है? तो सूतानटी में, गोविंदपुर में और कालीकटा में गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी 90 वर्ष के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता पे मतलब अधिकार कर लिया, ठीक है। तो तीन किस किस गांव को मिला के कलकत्ता बनाया गया था, क्या बताएं? गांव का नाम बताइए। सुल्तानती सूता नदी कालीकटा। बताएंगे? सूता नदी गोविंदपुर सुल्तानती कालीकटा। बिल्कुल ठीक है। सूतानटी, गोविंदपुर और कालीकटा गांव की जमींदारी मिली और इसी को मतलब आगे चल के कोलकाता आपको देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए। इसका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी बस्ती में थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कालीकता नामक अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तब पश्चात इस बस्ती का तेजी से मतलब क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सबसे ज्यादा विकास कब होगा, तो 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जो जारी जो किया जाएगा उसमें मतलब कंपनी का सर्वाधिक मतलब आपको विकास देखने को मिलता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। क्या हो गया? मुगल साम्राज्य क्या होगा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब क्या हो गया? कमजोर हो जाता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1770 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में, ध्यान में रखिएगा, जॉन सरमन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फारूकसियर के से फरमान पाने में सफल रहा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है, फरमान देने का रीजन क्या था? तो फरमान देने का रीजन क्या था, फारूकसियर जो था बहुत ही घाव उसको किसी लाइलाज बीमारी से मतलब एक ऐसे घाव से पीड़ित था जिसका इलाज नहीं हो रहा था। उसी में इसी शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था मिडल्टन था। उसने उसका इलाज किया और वह मतलब ठीक हो जाता है। इसी से मतलब खुश होकर मतलब क्या करता है, एक विशेष प्रकार का फरमान जारी कर देता है। इसको जॉन सर्वन की अध्यक्षता में लीड किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें लीडिंग किसके कौन था, इसका लीडिंग कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? जॉन सर्वन कर रहा था, ठीक है। इसी में एक डॉक्टर था जिसका नाम था मिडल्टन, जिसे 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात में दक्कन में बढ़ा दी गई। 1770 में मुगल बादशाह फारूकसियर ने एक शाही फरमान जारी किया। इसमें क्या क्या चीजें थी उसको देखेंगे। इसमें कंपनी को बहुत सारा विशेषाधिकार दिया गया। 1717 के शाही फरमान में क्या क्या विशेषाधिकार थे इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या विशेषाधिकार थी 1717 वाला में, तो देखेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास की ओर अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपए सालाना राशि के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई, ठीक है। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की मतलब छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपए की रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की मतलब घोषणा की गई, ठीक है। ध्यान में, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा। कंपनी ने हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार को बनाए रखा गया, उस क्षेत्र पर उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार शामिल थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो आपका जो आया जो था इस 1717 का जो मतलब मैग्ना कार्टा, इसमें क्या क्या चीज दिया गया, तो कंपनी का सबसे अधिक अधिकारों का मतलब क्या हुआ, विस्तार जो था इसी समय आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास की ओर अधिक क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। 10,000 रुपए सालाना राशि के बदले एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मतलब मुक्ति दे दी गई, ठीक है। मतलब 10,000 रुपया सालाना राशि देना है सूरत में, और उनको किसी भी प्रकार का टैक्स जो है उनको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की मतलब अनुमति भी मतलब उनको मिल जाती है, ठीक है। जिसके बदले में बात करेंगे, कंपनी को 30,000 रुपए की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी, मतलब 30,000 रुपया दे देना है। उसके बाद पूरे बंगाल में व्यापार करना है, उसके एवज में 1 रुपया भी मतलब कंपनी को नहीं देना है, सॉरी मुगल शासक को नहीं देना है। बंबई में जो सिक्का जो ढाला जाता था उसके संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मतलब चलाने की मतलब वैधता दे दी गई। मतलब मुगल शासक जो सिक्के जो ये ढालेंगे जो कि संपूर्ण मुगल शासक के जो राज्य जो था वहां पे चलेगा। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार को बनाए रखा गया, उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार जो था
इसमें आपको शामिल किया गया, ठीक है। तो बहुत ही व्यापक रूप से मतलब क्या किया गया, इसको मतलब फैलाया गया, ठीक है। कंपनी का सबसे ज्यादा मतलब विकास जो होता है तो 1717 वाला में होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म। इसको आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। अब यहाँ पे क्या होगा, पुर्तगाली एवं डचों के साथ डचों का संघर्ष जो होता है, क्या होता है, स्वयं को स्थापित करने में। अब सबसे पहले संघर्ष जो था इनका, जो था किसके साथ हुआ, पुर्तगालियों के साथ होना ही था, ठीक है। अब पुर्तगाली एवं डच के साथ में इनका संघर्ष होगा। जाहिर सी बात है, आप बाद में व्यापार करने आए हो, जो शक्ति पहले से व्यापार कर रही है, आप सेम चीज जब करोगे तो जाहिर सी बात है, मतलब क्या होगा, वह चीजें तो होगी ही। स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेजी अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगाली और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। एक तरफ तो स्वयं को स्थापित करने के लिए क्या कर रहे थे, स्वयं को स्थापित करने के लिए क्या कर रहे थे, तो ये अच्छे काम कर रहे थे, मतलब किसी शासकों से हेल्प ले रहे थे, जैसे मुगल शासक थे, चाह रहे थे किसी भी तरह इनको विशेषाधिकार मिल जाए। और दूसरी तरफ पुर्तगाली और डचों से भी इनको क्या करना पड़ रहा था, लोहा लेना पड़ रहा था। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1603 में मैड्रिड संधि के, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, के पश्चात, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखानों के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि होती है, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों एक दूसरे की सहायता करने का मतलब निर्णय लिया, ठीक है। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 में संधि के अंतर्गत भारत में डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए, ठीक है। क्योंकि 1661 में क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है ना। राजकुमारी हम्म। कैथरीन दी ब्रेगंजा का विवाह होता है, किसके साथ होता है, राजा का नाम क्या था, चार्ल्स पड़ता। बिल्कुल चार्ल्स के साथ विवाह होता है। तो दोनों का जब वैवाहिक संबंध जब स्थापित होता है तो दोनों के बीच में रिश्ते जो होते हैं क्या होते हैं, सुधर जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, आप चलेंगे, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखिएगा। अब जब दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तब डच शक्ति के खिलाफ ये लड़ेंगे। इन व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों के मसाले के व्यापार में न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, पर उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत की बात करें तो 1616, चिंसूरा 1653, कासिम बाजार बंगाल में पड़ता था, बंगरोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1659 और कोचीन 1663 में अपने कारखाने भी खोल लिए। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे, क्या थे, डच जो थे अंग्रेजों की अपेक्षा की बात करेंगे, सुरक्षित स्थिति में थे, क्योंकि उन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपना व्यापार को बढ़ाया, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर भी अपना अधिकार किया। जैसे इंडोनेशिया के क्षेत्र वगैरह जो था उस पर किसके अधिकार थे, तो उस पर डच के भी अधिकार थे, ठीक है। इसीलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य हासिल करने का दबाव नहीं था। अब अंग्रेज के साथ दिक्कत क्या था, अब मान लीजिए अंग्रेज के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत था, उसके पास केवल इंडिया था, इसलिए इंडिया में बहुत लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उनके पास ये दबाव था सब भारत में किसी तरीके से अपना अधिकार क्षेत्र को बनाए। जबकि डच की बात करेंगे, डच कहाँ पे था, तो डच आप देखोगे, ठीक है, डच आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे था, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, इंडिया में भी दिखेगा। और साथ में अगर बात करेंगे तो आपको इंडोनेशिया जो था, जो कि मतलब क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया पर भी उनका अधिकार था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र में हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद डच अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े सवाली के निकट पहुंच गया और अंग्रेजों और सूरत में अपना कारोबार स्थापित स्थगित करना पड़ा, ठीक है। अंग्रेजों का मतलब क्या करना पड़ा, सूरत में अपना कारोबार को स्थापित मतलब स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गया और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पे अपना दबाव छोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों के भारत, बात करेंगे, 1 मिनट रुकेगा, हेलो।
तो क्या था यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों के भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे। डचों ने देशी व्यापार के स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकार में वृद्धि हुई, क्योंकि 1770 में उनको विशेषाधिकार मिल गया था। उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1759 में अंग्रेजों ने डचों के भारत से निकाल ही दिया, जिसके बाद उनका भारत में अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। और 1759 में कौन सी लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ बेदरा। कौन सी लड़ाई बोलते हैं, बेदरा की लड़ाई में, ठीक है, अंग्रेज सर शक्ति के द्वारा, 1795 में। ठीक है, नहीं 1759 में, ठीक है। 17 ये कैसे कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये 5 इधर आएगा, 9 उधर जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए क्या होगा, ये 5 इधर आएगा, 9 उधर होगा, ठीक है। 1759 में अंग्रेजों ने डच को भारत से निकाल दिया, उनका भारत से अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया, ठीक है। क्या, बोले जो बुक में दिया हुआ है एरर है, तब कट कर देना। हाँ इधर है ये, ठीक है, क्योंकि 10 शक्ति भारत से बेदरा की युद्ध में निकल जाती है, ठीक है। ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 17-5 ना होगा ना, कि 17-9-5 होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले किताब में देखेंगे, उसमें भी गलती दिया है क्या। एक मिनट रुको, मैं इंग्लिश का किताब चेक करता हूँ जरा, गलती क्यों देता है भाई। इस सब किताब में अगर गलती देगा तो आदमी क्या चीज में विश्वास करे। शिफ्टिंग लाइन जमींदारी तो नहीं है। इंग्लिश में भी चेक कर लेते, बैटल ऑफ आंडीवास। यहीं पे होगा। इंग्लिश में पक्का सही होगा। हाँ वही था, इंग्लिश का मटेरियल थोड़ा सा मतलब बढ़िया होता है कंपेयर टू हिंदी के मटेरियल, ठीक है। हम्म, चलिए हटाइए जो भी हो, लेकिन 1759 ही होगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये 1795 नहीं होगा, 1759 होगा। ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सुधार दीजिएगा। स्पेक्ट्रम जैसे किताब गलती लिखेगा तो हम लोग क्या ही करेंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। अंग्रेजों ने व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव, आप देखेंगे ब्रिटिश जो यहाँ पे व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव क्या, इसका क्या देखने को मिलता था। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी में अपना एकाधिकार किया। अंग्रेजों भारत से वस्त्र, नील, सोना, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे, ठीक है। वस्त्र तो जानते कॉटन का व्यापार होता था। नील जानते, नील का प्रयोग क्या होता था, नील का प्रयोग क्या होता था, कपड़ा को हाँ, कलर करने के जो लिए, कपड़ा कपड़े को कलर करने के लिए। सोरा का प्रयोग किस लिए होता था, सोरा का प्रयोग बारूद जो बनाने सोना तो के बम दांत होते बारूद हैं। बना लो। बारूद बनाने के लिए। मसाले का प्रयोग क्यों हुआ, मसाले तो बताने की आवश्यकता। मलमल का प्रयोग क्या होता है, लंदन में, ठीक है, भारतीय मलमल का बहुत अधिक डिमांड था, ठीक है। ध्यान रखा, मलमल मुख्य रूप से कहाँ से मिलती थी, तो ढाका से मिलती थी। कहाँ से मिलती थी, ढाका जो था मलमल के उत्पादन के लिए अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ हुआ। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करते थे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार करना आरंभ किया। शुरू में अंग्रेज क्यों लड़ेंगे, तो व्यापारिक प्रतिद्वंदी के लिए लड़ेंगे। किससे, डच से लड़ेंगे, पुर्तगाली से लड़ेंगे। लेकिन जब भारत से जब वापस जब चले जाएंगे, तब इनका मेन संघर्ष किसके साथ होगा, तो भारतीय राजाओं के साथ इनका मेन संघर्ष होगा। जब भारतीय राजाओं के साथ जब इनका मेन संघर्ष होगा, तब मुख्य रूप से व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी अपने किस्मत आजमाना शुरू करेगा। इसी के क्रम में जब इनका जब पहला लड़ाई जब होगा, कौन सा लड़ाई होगा जो इनकी राजनीतिक कारणों की वजह से उत्पन्न होगा,
तो 1757 का प्लासी की लड़ाई, ठीक है। फिर बक्सर की लड़ाई में भी ये लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक प्रसार करना आरंभ किया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे, ठीक है। तो मुगलों के वैकल्पिक शक्ति के रूप में मतलब क्या होता है, उभरना मतलब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और इसी के साथ मतलब क्या होता है, इसी क्रम में आप देखोगे तो भारत में मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या करेंगे, बक्सर पलासी इन सब युद्ध में मतलब क्या होंगे, अपने आप को मतलब क्या करेंगे। तो यहाँ पे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, डेट के साथ बताइए जरा, स्मॉल डेट याद है क्या किन्हीं लोगों को। 22 अक्टूबर 1764। 64 में। 1764 को बक्सर की लड़ाई होगा। 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के आवश्यकताओं का अनुरूप व्यापार का स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। तो बंगाल विजय जो होता है 1764 में, जो कि बक्सर की लड़ाई, क्योंकि 1757 की लड़ाई में मुख्य रूप से आप देखोगे तो अपना उतना ज्यादा अपना नीति को एक्सटेंशन नहीं कर पाते, लेकिन मुख्य रूप से अपने नीति को एक्सटेंशन कब करते हैं, बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई में देखेंगे तो 1764 में जब बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की जो संधि होती है, इसमें ब्रिटिश को आप देखो बंगाल, बिहार, ओडिशा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जो कि उस समय दुनिया का बहुत बड़ा जो हिस्सा जो था बंगाल था, ठीक है। अकेले 30 से 40% का रेवेन्यू जो होता था अकेले मतलब क्या कौन मतलब तैयार करता था, तो कौन करता था, बंगाल करता था, ठीक है। तो ये मतलब अगर बात करेंगे अंग्रेजों की शुरुआती उपलब्धिता में, भारत में सबसे बड़ा उपलब्धि कौन था, तो 1717 में जो फारुखसियर के जो ना जो राइट जो दिए गए, दस्खत के जो अधिकार, दीवानी अधिकार जो दिए गए, सो और ये बक्सर के लड़ाई अंग्रेजों के लिए मतलब क्या करती है, तो एक तरह से सोने पे सुहागा का मतलब काम करती है, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे जिसमें अंग्रेज जो थे व्यापारिक शक्ति के रूप में धीरे धीरे भारत में क्या हो गए, तो उभरते चले गए, ठीक है। समझ गए, इसमें बहुत सारा फैक्ट था। फैक्ट के लिए मैं आप लोगों को लूसेंट ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, वहां से आप लोग फैक्ट को मतलब क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हेलो। हाँ तो लिंक आपको भेजा ना, आप ज्वाइन कर लो। लिंक तो दिया आपको, मैसेज चेक कीजिए, लिंक भेज दिया हूँ आपको, पेमेंट आ गया आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए। उसके बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता के बाद आपको क्या देखना है, तो आपको किसी फ्रेंच शक्ति को आपको देखना है। किसको देखना है, तो भारत में आपको फ्रेंच शक्ति दिखना है, ठीक है। फ्रेंच फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, क्या बताएंगे, कब बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 कब बनी थी, 1664 में बनी थी। बहुत सुंदर। कि भारत कब आया था, भारत कब आया था, 68 में। 1600 उस समय जिस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय भारत का शासक कौन था, भारत बोल रहा सॉरी, हाँ बिल्कुल। उस समय मतलब फ्रेंच का मतलब राजा कौन था, लुइस हाँ? लुइस 14वां। बिल्कुल, लुई 14वां उस समय क्या था, भारत का शासक था। आप इसको याद रखिए, कौन था, लुई 14वां जो था उस समय भारत का शासक था, ठीक है। और एक फ्रांसीसी मंत्री का नाम निकल कर आता बार बार, जिसके सही से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उसका नाम क्या था, याद है, फ्रैंको। नहीं, उसका नाम था कोलबर्ट था। दरोगा के एग्जाम में पूछ देगा, क्या लिखेंगे, क्या नाम था उसका, कोलबर्ट था। ये फ्रांसीसी सरकार में लुई 14वां का मंत्री था, इसी के सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी बनी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़िए इसको ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, कहानी मत सुनिए। जो भी लगे, जो आपको नहीं पता है उसको कहीं भी छोटा सा अक्षर में लिख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे एक काम कीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए, वहां पे आज का तारीख लिख दीजिए। आज का तारीख कितना, जैसे 28 तारीख है, ठीक है। 28 तारीख को आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, आप लिख लीजिए। 28 तारीख को हम ये चीज पढ़े, आज हम हिस्ट्री पढ़ लिया, आज हम पॉलिटी पढ़ लिया, आज हम ज्योग्राफी पढ़ लिया, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ठीक है। बस साइड में जाके लिख लेना 28 तारीख को आपने जो पढ़ा उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट लगा। जैसे फ्रांस से आपको पता चला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो हुई थी 1664 में हुई, तो इसमें फ्रांसीसी मंत्री का नाम आता है जिसका नाम था कोलबर्ट, उसी के सही से किया गया था, बस हो गया। आप उसको क्या करना है, 29 तारीख को आप जब सेम काम जब करने जाएंगे तो 28 तारीख वाला कॉपी को एक बार पलट लीजिएगा, देखिएगा से कल हम क्या नोट किए थे, ठीक है। और देख लीजिएगा कल हमने जो नोट किया उसमें से क्या क्या चीज काम करने में कितना देर लगेगा। तो सभी लोग कल से मतलब कॉपी बनाइएगा जिसमें से केवल आपको आपने प्रतिदिन क्या किया,
आप एक टारगेट बनाएंगे ना, हमको दिन में ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, 4 घंटा पॉलिटी पढ़ना, 2 घंटे, तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक कॉपी बनाइए और कोई प्लान मत कीजिए हमको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, बस यही पे रही, मैं जो पढ़ाता हूँ वही केवल पढ़िए, बस उसमें नोट करिए आज हमने ये पढ़ा, और आज की क्लास में हमको ये चीज इंपॉर्टेंट बातें पता चली जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है, इतना कीजिए, देखिए आप में कितना इंप्रूव आएगा। जो लोग रूटीन बनाते हैं, लंबा लंबा रूटीन फॉलो करते हैं, आज से ये करेंगे वो करेंगे, वो रूटीन कभी भी फॉलो नहीं होता, लेकिन इसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिस दिन नहीं होता उस दिन कॉपी में क्या कीजिए, काट दीजिए। दूसरा दिन देखेंगे तो आपको खुद ही अफसोस आएगा से कॉपी मेरा क्या काटा हुआ है, क्योंकि आज हमने पढ़ाई नहीं की। आपको खुद अफसोस आएगा, कल यही काटा हुआ चीज आपको पढ़ने के लिए फिर से मतलब क्या करेगा, प्रेरित करेगा। समझ गए? चलिए ठीक है। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों की बहुत ही फ्रांसीसी कंपनी वाणिज्यिक शक्तियों और विचारों की खोज थी। ठीक है, लेकिन अब बात करें अन्य जो कंपनियां जो आती है फ्रांसीसी कंपनियों में, अंतर क्या होती है पता है आपको? अन्य कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी कंपनी में अंतर क्या होती है, पता है कि नहीं पता है? ये सरकारी कंपनी थी। बिल्कुल, वेरी गुड। ये जो कंपनी जो थी सरकारी कंपनी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासन के फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उन्हें एक मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसका नाम क्या था, द कॉम्पकिने डेस इंडेज ओरिएंटल्स, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान में रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यह पूर्णतः मतलब राज्याधीन थी। राज्याधीन के मतलब क्या होता है, सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। ठीक है, अब 1687 में, ठीक है, फ्रांसीसी कैरो, ठीक है, फ्रांसीसी कैरो कह लीजिए, कैरोन लिखा हुआ लेकिन इसको आप कैरो भी पढ़ सकते हैं। फ्रांसीसी कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल पहुंचा और 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी की पहले कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत। अगर ब्रिटिश का पूछूंगा तो ब्रिटिश की पहली कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में। भी सूरत में ही। मसूलीपट्टनम में 1611 में नहीं हुआ था? हाँ लेकिन मतलब मैंने सूरत वाला मैंने आपसे अस्थाई अस्थाई पूछा क्या? ठीक है, नहीं। जब अस्थाई अस्थाई पूछेगा तो वैसे रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ऐसे अगर पूछेगा तो मसूलीपट्टनम ही फर्स्ट होगा, लेकिन अस्थाई अस्थाई लगा देगा देन आप सूरत कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों ने भारत में पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया। अब फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व, ठीक है, सौंप दिया गया। तो यह भी प्रश्न पूछता है किसे सौंपा गया, तो फ्रांसीसी मार्टिन को। आप क्या होता है ये याद रखिए, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1672 में एडमिरल, ठीक है, डेने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमे छीन लिया। और 1773 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने बालीकोंडापुरम के शासक शेर खां लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पुडुचेरी प्राप्त किया। ये आगे चल के पुडुचेरी पांडिचेरी बन जाएगा, और ये कब तक, 1954 तक फ्रांसीसी बस्ती बना रहेगा। 1673 में प्राप्त हुआ और 1954 तक ये फ्रांसीसी बस्ती बना रहेगा। 1954 में जाके भारत को मिलेगा। तो किससे प्राप्त हुआ था, तो 1673 फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने बलिकोंडापुरम के शासक शेर खां लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पुडुचेरी को प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पांडिचेरी का विकास आरंभ हुआ। और यहाँ पे देखेंगे आगे चल के मतलब ये पुडुचेरी जो था पांडिचेरी बन जाएगा। लेकिन 1698 डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया था, किंतु 1697 ईस्वी की रिजवी की संधि में पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को लौटा दी गई। इसी प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर चंद्रगढ़ फ्रांसीसी कंपनी, यहाँ पर हमको तारीख के साथ डाउट लग रहा है, क्योंकि रिजवी की संधि 1697 में तो हुआ था, लेकिन जब बाद में छीना गया तो पहले लौटा कैसे देगा। ठीक है, ये तारीख के साथ मुझे डाउट ले रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हैं इस डाटा को जरा क्या होगा, लेकिन रिजवी की संधि 1697 सही है, 89 होना चाहिए। इनको भी लगता है इसको उल्टा सीधा कर दिया है क्या? ठीक है, तारीख मुझे भी याद नहीं है। रिजवी की संधि इंपॉर्टेंट है। रिजवी की संधि में क्या होता है, रिजवी की संधि फ्रांसीसी के बीच में और डचों के बीच में होता है। इस संधि के द्वारा पांडिचेरी को जो छीना जो गया था, पांडिचेरी को जो छीना जो गया था किसके द्वारा, डचों के द्वारा, इसमें मतलब फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब देखिए, हालांकि 1665 ईस्वी या 1695 ईस्वी के मेरा फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी मतलब क्या थी, बेहद मतलब क्या थी, कम थी। ठीक है, अब ये सीधे सीधा मतलब जैसे कि शुरू में पुर्तगाली कंपनी किससे उलझा, तो ब्रिटिश से उलझा, डच डच भी मतलब ब्रिटिश से उलझा, ये भी मतलब क्या करेंगे, ब्रिटिश से उलझेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इनका संघर्ष जो होगा ब्रिटिश के साथ ही होगा। ठीक है, अब फ्रांसीसी कंपनी भारत में किस तरीके से अपने आप को पुनः गठित करेंगे उसको देखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद मतलब कमजोर थी। रीजन क्या था, अब सरकारी काम तो जानते ही है, आज पैसा मांगा तो 10 दिन के बाद पैसा आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा उसका भी मतलब कोई मतलब फिक्स काम नहीं है। ठीक है, तो 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई और 1721 में फ्रांसीसियों ने, ठीक है, मॉरिशस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों का मुकाबला करने में शक्ति अर्जित की। मॉरिशस क्या है, मॉरिशस की बात करें का एक प्रकार का आइलैंड है। क्या है, एक प्रकार का क्या आइलैंड है। तो जब मॉरिशस पे कब्जा जब करते 1721 में फ्रांसीसी, तो उसके बाद इनकी, ठीक है, नौसैनिक शक्ति में क्या होती है, आपको वृद्धि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 1725 में आप बात करेंगे मालाबार, 1739 में कारिकल पर उन्होंने कब्जा किया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डच और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी, क्योंकि सरकारी कंपनी थी। इसके पश्चात सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का भी अभाव था। इनकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नियति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर भी काफी अधिक निर्भर थी, क्योंकि जब फ्रांस में मतलब यूरोप में जब रिश्ते खराब होते थे, तो जब यूरोप में जब ब्रिटिश के साथ रिश्ते खराब होते थे, इनके रिश्ते मतलब दूसरे जगह भी मतलब क्या होते थे, खराब होने लगते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेज की तुलना में बहुत कम अधिक सक्रिय था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस के वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। क्यों था, क्योंकि बात की जो हॉलैंड में जब देखेंगे, इंग्लैंड के साथ जब से सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। 72-73 में मध्य फ्रांस जो था प्राय हॉलैंड के साथ मतलब लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 20 तक की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ, मतलब बहुत अधिक कमी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा डुइमा कुटिटी के शासन से फ्रांसीसी प्रभुत्व सत्ता की पुनः मतलब क्या होती, प्राप्ति होती है। तो पांडिचेरी के गवर्नर का नाम क्या था, लीनो था, तथा ड्यूमा। ठीक है, दोनों का ध्यान रखिए, इन दोनों के सहयोग से भारत में फिर से मतलब फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की स्थापना होती है। लेकिन आगे चल के मतलब डुप्ले आएंगे तो फ्रांसीसी प्रभुसत्ता अपने चरम पे पहुंच जाएगी। डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुसत्ता का बहुत अधिक आपको विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1742 ईस्वी तक, ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 तक क्या था, केवल व्यापार कर रहे थे। लेकिन 1742 के बाद जब डुप्ले जब आएगा तो इनका मतलब साम्राज्यवादी विस्तार आपको देखने को मिलेगा। 1742 में फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद की ओर विस्तार किया, क्योंकि 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में होती है। तो डुप्ले का फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में कब होती है, तो तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 1742। ठीक है, कौन सी तारीख, 1742। अब जो डुप्ले जब भारत में आएगा 1742 में, तो ये भारत में मतलब क्या करेगा, तो इसके समय में आंगल बात के क्या बोलते हैं उसको, भारतीय और फ्रेंच शक्ति के बीच में कर्नाटक युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1742 के बाद फ्रांसीसी शक्ति जो है से अपने आप को साम्राज्यवादी नीति में मतलब विस्तार करेगी। लेकिन उससे पहले मुख्य रूप से क्या कर रहे थे, तो उनसे पहले मुख्य रूप से केवल व्यापार कर रहे थे। क्या कर रहे थे उनसे पहले, तो केवल व्यापार कर रहे थे। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, इसके साथ क्या होता है कि इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध, जिसमें अंतिम रूप से हार मतलब क्या होती है, तो फ्रांसीसी को हुई। ठीक है, तीनों कर्नाटक युद्ध में बात करें, कुछ में मतलब शुरू वाला में तो फ्रांसीसी हावी रहा, लेकिन अंतिम रूप से अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से मतलब किसकी हार होती है, तो फ्रांसीसियों की मतलब क्या होती है, हार होती है। ठीक है, ध्यान में रखना, कल हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, आज से हम लोग क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स भी आपकी शुरू होती है और डेली करंट अफेयर्स का। ठीक है, हम केवल हेडलाइंस कर देंगे, बाकी करंट अफेयर्स प्रतिदिन के हिसाब से आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, समझ गए, हेडलाइंस कर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज